जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप 2025 में क्लास 10th का बोर्ड का पेपर दे रहे हो या अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव लेवल पे अगर आप एग्जाम कर रहे हो तो आपको फटाफट एनसीईआरटी रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको सिलेबस में पता होगा कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें। तो आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों में नोट्स बना सकते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम से नोट बना लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश मीडियम में नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कि किस तरीके से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक नेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास चैप्टर 6 डिस्कस करा था जो कि था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑलरेडी हमारी क्लास 6 से लेकर के 10 तक आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 तक की हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तब से हम क्लास 11 की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी होने वाली है। जो भी टॉपिक है चैप्टर हम उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो किसी भी गुड्स गुड्स मतलब जो भी वस्तु है या हम किसी भी सर्विस की बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जब वो सप्लाई प्रोवाइड कराती है सप्लाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तभी जा करके हमारे पास कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज क्या होती है पहुंचती है। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो आपने एशियंट के टाइम पे भी देखा होगा कि लोग ट्रेड करने के लिए क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते थे। जैसे जब आपने क्लास 10 की हिस्ट्री की जो चैप्टर 3 है उसको आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। तो सिल्क रूट क्या है, काफी एशियन टाइम की पुरानी ये रूट है। तो कुछ टाइम पे भी लोग क्या करते थे, अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते थे आते जाते थे उसमें ट्रांसपोर्ट का ही यूज करते थे। वो बेशक आज की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं था, उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनके पास उसका वो यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है किसी भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। आप जैसे यूएसए की बात करो तो यूएसए की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो हमारी भी कंट्री आज के टाइम पे इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए क्या कर रही है, रोड नेटवर्क को या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उसको क्या करे, फास्टली तेजी से डेवलप कर रही है। तो हमारी कंट्री में क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में से एक मानी जाती है, जिसमें हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 56 किलोमीटर के आसपास रोड नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है अभी हमारे पास। धीरे धीरे और भी हम उसको क्या कर रहे हैं, फास्टली डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आता है हमारा रोडवे। रोडवे मतलब होता है कि सड़क के द्वारा। तो हमारी कंट्री क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क देखने को मिलेगा ग्लोबली। अगर हम बात करते हैं कितना, तो 56 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ये नंबर जो है वो धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2025 का एक बार सर्वे करंट डाटा कलेक्ट कर ले कि अभी करंटली हमारे कंट्री के अंदर में टोटल जो रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना किलोमीटर है। हमारी कंट्री के अंदर में ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रोड नेटवर्क को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहला रीजन होता है, पहला जो रीजन है वो है लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी कि जब भी हम रोड बिल्ड की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंपेयर एयरपोर्ट्स या अगर हम सी पोर्ट्स की बात करें तो उसके कंपेयर में काफी सस्ता पड़ता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा ट्रैवल में। जो ट्रैवलर्स होते हैं और वो कनेक्ट करते हैं जो डिफिकल्ट एरिया होते हैं जहाँ पे हम बाय एयर या बाय वाटर नहीं जा सकते, तो उन एरिया को भी जो रोड नेटवर्क है वो कनेक्ट करने का काम करता है। एक ये रीजन है। दूसरा, सॉरी तीसरा, ये प्रोवाइड कराता है डोर टू डोर सर्विसेज। यानी कि अगर हमें किसी लोकल एरिया को कनेक्ट करना हो
लोकल एरिया तक जाना हो तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ रोडवे के द्वारा ही पॉसिबल होता है, ये हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करोगे तो जो मेन रेलवे स्टेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिटी के मेन साइड पे होते हैं, मेन एरिया में होते हैं, वो लोकल एरिया में नहीं होता। लोकल एरिया में आपको छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी, छोटे छोटे बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड सब नजर आएंगे। तो जो रोडवे है वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये मेन रीजन होता है जिसकी वजह से रोडवे को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। हमारी कंट्री के अंदर में क्या है, हमने रोड को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। सबसे पहले आता है हमारा गोल्डन इक्विलेटरल सुपर हाईवे। क्या करता है, जो भी हमारी कंट्री के अंदर में जो मेन सिटी है, जो मेन स्टेट का मेन सिटी है, तो उसको वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और ये क्या बनाता है, एक क्वालिटरल फॉर्म बनाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा, गोल्डन क्वालिटरल सुपर हाईवे। तो किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ये मेन सिटी है। उसके बाद देखिए नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं जो कॉरिडोर है सिलचार से लेके पोरबंदर तक की क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, पहला। दूसरा हमने क्लासिफाई कर रखा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या करता है, एक कंट्री के अंदर में वो अलग अलग स्टेट को कनेक्ट करने का काम करता है, और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, CPWD के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करता है, स्टेट की जो कैपिटल है उसको कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसको कनेक्ट करता है, जो उसके आसपास की जो लोकल एरिया होती है, लोकेशन होते हैं, उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रूरल रोड। रूरल रोड प्रोवाइड कराता है इसके लिए जो कनेक्टिविटी है विलेजेस अंडर, जो विलेज है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी कि जो लोकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनको क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। और ये किसके अंडर में काम करता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो यहाँ से ये स्कीम आप मेंशन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर आता है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड डेवलप किया जाता है ब्रो के द्वारा, यानी कि जिसकी ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टैटिक पर्पस के लिए क्या करता है, जो डिफिकल्ट ट्रेन होते हैं वहां पे वो क्या करते हैं, रोड को कंस्ट्रक्ट करता है। अब बात करते हैं रेलवे। तो देखिए रेलवे की बात करते हैं तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर में। तो पहला रेलवे हमारी कंट्री में चलाया गया था वो मुंबई से थाने चलाया गया था, कब, 1853 में। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसेंजर को लिए, ठीक है, जो भी पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में जो पैसेंजर्स उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं, अगर हम गुड्स की भी बात करते हैं तो इन वन टाइम या इन सिंगल टाइम आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुड्स ट्रेन होते हैं वो लार्ज अमाउंट में जो गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस किसी भी कंट्री के एरिया, मतलब कंट्री के किसी भी एरिया में वो इजिली वहां तक वो क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करता है। तो रेलवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है ऐसे वो फैक्टर जो कि रेलवे नेटवर्क को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करता है। पहला आता है काफी ज्यादा, ये हम फेवरेबल की बात करते हैं तो फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला साइड है। अनफेवरेबल जैसे अगर हम हिली एरिया की बात करते हैं या डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो उस जगहों पर रेलवे ज्यादा मतलब वहां पे जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है वो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रेलवे की बात करते हैं तो इसमें भी हमने जो रेलवे टाइप्स की जो गेज है इसके अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रॉड गेज गेज, दूसरा आता है मेट्रिक गेज, तीसरा आता है नैरो गेज। तीन तरीके की आपको क्या देखने को मिलेगा, रेल के गेजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं, यानी कि ये जो चौड़ाई होती है वो कितना देखने को मिलेगा, 1.676 मीटर देखने को मिलेगा। मेट्रिक गेज की बात करते हैं, ये फॉन्ट कुछ ही रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर देखने को मिलेगा। नैरो गेज ये यूजली मेनली कहाँ यूज किया जाता है, हिली एरियाज के साइड में यूज किया जाता है, जिसकी जो नैरोमीटर गैप होती है वो कितनी होती है, 0.762। यहाँ पे जो गेज का मतलब है ना, ये समझिए जैसे ये जो रेलवे ट्रैक है ना, तो इनके बीच के जो गैप होता है यहाँ पे इसकी बात की जा रही है।
ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं किस बारे में। तीसरा आता है हमारे पास पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन का यूज हम मेनली करते हैं जो लिक्विड फॉर्म की जो चीजें होती है ना, उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं पाइपलाइन का। हमारी कंट्री के अंदर में कुछ मेजर पाइपलाइन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे आसाम टू कानपुर और गुवाहाटी टू बरौनी, सॉरी बरौनी, ठीक है, बरौनी। फिर आपको देखने को मिलेगा सलाया जो कि गुजरात के अंदर में है, फिर जालंधर जो कि पंजाब में है। ये कुछ मेजर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। फिर आपको हजीरा गुजरात और जगदीशपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ मेजर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से आपसे मेनली क्या है, मैप पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से मैप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेनली आपसे जो मैप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ से मैप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जो सुपर हाईवे है वो किस किस स्टेट को कनेक्ट करता है। मैंने 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो फोर्थ आता है हमारे पास वाटरवे, और ये सबसे ज्यादा सस्ता होता है। अगर हम एयरवे या अगर हम वाटर रोडवे की कंपेयर की बात करें, सबसे सस्ता वाटरवे होता है। ये काफी ज्यादा चीप होता है, काफी चीपेस्ट होता है, और काफी ज्यादा ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, जिसमें हम हैवी और जो bulky गुड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन इसको जो वाटरवे देखने को मिलेगा वो किस पे देखने को मिलेगा, ओशियन, रिवर, फिर आपको सी जगह पे क्या है, मतलब मेनली उस जगह पे जहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, वाटरवेज का यूज करते हैं। एशियन टाइम पे भी वाटरवेज का यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। फिर जैसे आइलैंड नेविगल वाटरवेज जो देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 14,500 किलोमीटर्स देखने को मिलेगा। कुछ मेजर नेशनल हाईवे वाटरवे हाईवे की बात करते हैं, जैसे NW नेशनल हाईवे 1 जो कि गंगा पे देखने को मिलेगा, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर NW2 जो कि ब्रह्मपुत्रा से लेके सादिया टू धुबरी जो कि जगह का नाम है धुबरी, वहां पे उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 3 जो कि वेस्ट कोस्ट कैनल को केरला के अंदर में तो उसको कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये कुछ मेन हमारी कंट्री में वाटरवे मेजर नेशनल हाईवे नजर आ जाएंगे, मतलब नेशनल वाटरवे, ठीक है। मेजर पोर्ट की बात करते हैं, यहाँ से भी आपके लिए क्या है, एक मैप का क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है। तो हमारी कंट्री में कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई में देखने को मिलेगा सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट, फिर कंडाला, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम। यहाँ पे आपको क्या है, मेजर सी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो 9 to 5 जो है जो हमारे फॉरेन ट्रेड होता है वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, वाटरवे के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एयरवे। एयरवे की बात करते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं वायु मार्ग। तो ये काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टाइम सेविंग तो है बट काफी ज्यादा कॉस्टली है। और ये कनेक्ट करता है जो रिमोट एरिया होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जो नॉर्दर्न स्टेट होते हैं, तो हमारी कंट्री के द्वारा जैसे कि हम पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की बात करें, ये प्रोवाइड कराता है सर्विसेज। और काफी डिफिकल्ट ट्रेन लाइक जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारी कंट्री के अंदर में, तो वहां पे वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। लास्ट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो देखिए कम्युनिकेशन की बात करें तो 3 लेवल पे होता है, एक होता है पर्सनली लेवल, दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन, तीसरा होता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। पर्सनली पर्सनल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट देखने को मिलेगा ग्लोबली अगर हम बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन जिसमें हम लार्ज स्केल पर पॉपुलेशंस की बात करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें इंक्लूड है हमारा न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा, ये हमारे किस में आता है, मास कम्युनिकेशंस में आता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में क्या, इसमें मेन फोकस किया गया था किस पे, इंटीग्रेटेड IT विद डेली लाइफ टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द नॉलेज इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या था, तो भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने पर ज्यादा इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो अब लास्ट टॉपिक इसका खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। ट्रेड हम व्यापार का मतलब वैसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं वो ट्रेड है। तो ट्रेड 2 लेवल पे होता है, एक होता है हमारा नेशनल यानी कि इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जब हम अपने ही कंट्री के अंदर एक ही रीजन के अंदर में अलग अलग जगहों पे जाके अपनी चीजें बेचते हैं, जैसे स्टेट टू स्टेट हो गया, जैसे दिल्ली में
अलग अलग देशों के साथ अपनी सर्विसेज और अपनी जो वस्तुएं होती है जब उसको बेचते हैं खरीदते हैं, वो हमारे लिए ट्रेड है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देशों को बेचना। हमारी इकोनॉमी तब अच्छी होती है जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेयर इम्पोर्ट के। तो इकोनॉमी भी बेस्ड होती है। कोई कंट्री की इकोनॉमी होती है बेस्ड किस पे, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है। कोई कंट्री की इकोनॉमिक्स होती है इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब हम बाहर के देशों को कुछ बेचते हैं। मतलब कॉलोनियल टाइम से पहले हमारी कंट्री एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि मेजर चीजें जो होती थी वो हम बाहर के देशों को बेचते थे। तो जैसे जो जेम्स हो गया, ज्वेलरी, केमिकल, सॉफ्टवेयर, ये सारे एग्जांपल है कि जो हम बाहर के देशों के साथ खरीदते और बेचते हैं। इंपोर्ट हम क्या करते हैं, इंपोर्ट का मतलब है बाहर से लेके आना। जैसे हम क्रूड ऑयल काफी लार्ज स्केल पर हम इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें। तो ये सारी चीजें भी हमारी किस में आती है, ट्रेड में आती है। एक इकोनॉमी बेस्ड होती है टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, लार्ज स्केल पर घूमने आते हैं। तो जो टूरिज्म है वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्रीलंका की बात कीजिए, ठीक है। श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा क्या है, टूरिस्ट हब्स हैं। और जैसे मालदीव की बात करते हैं तो इनकी कंट्री की जो इकोनॉमी वो बेस्ड किस पे, टूरिज्म के पे। आप ये जैसे देखिए अरब की कंट्री आज सबसे ज्यादा जो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर को है जो कोशिश करती है कि बिल्ड करें, तो सारी चीजें आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। जैसे बुर्ज खलीफा जैसी जो बिल्डिंग्स है। मेन कारण क्या, उन्हें पता है कि क्रूड ऑयल की डिमांड आने वाले टाइम पे नहीं रहेगी। तो वो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए किस पे फोकस कर रहे हैं, टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं। तो टूरिज्म भी काफी ज्यादा क्या करती है, रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे लोग टूरिस्ट मतलब लार्ज स्केल पर टूरिस्ट आते हैं और जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी में मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टूरिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये प्रमोट करती है जैसे कल्चर एक्सचेंज है, और साथ साथ में क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर जॉब क्रिएट करने का भी काम करता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें ना क्लास 10 के हिसाब से, तो यहाँ से मेनली आपसे या तो मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीचर से पोर्ट एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग में, और जो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कि कुछ मार्क्स का पूछ ले तो आप उसको कवर अप करके जाइएगा। तो ये ठीक रहेगा कि आपके मार्क्स का मतलब क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।